लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये आपको पिछले चैप्टर से अच्छे लगेंगे क्योंकि थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज है, इजी चैप्टर है। ठीक है, आइए जी सर। समझते हैं। तो सो फार हमारा क्या था? सो फार जो भी हम पढ़ रहे थे, दिस इज ऑल्सो काउंटेड, वैसे सिलेबस में मार्क्स वाइज इट इज काउंटेड इन द फर्स्ट यूनिट इटसेल्फ। सो फार दो जो डिफरेंस आ जाएगा, हमारे जो चार्जेस थे, आर चार्जेस वेयर एट रेस्ट। ठीक है, चार्जेस वेयर एट रेस्ट, और इसको हमने किस में पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा। ठीक है, अब हमारे क्या होंगे? चार्जेस will be in motion, will be in motion, and this is initial part is all grade 10 part। अगर आपका grade 10 ठीक से याद है तो ये grade 10 part है। charges will be in motion, और जब हम इस motion की बात करते हैं, we can have actually two types of motion. One is uniform speed में, ठीक है, one we can say that it's uniform speed, and one we can say that the charges are accelerated. Okay, चार्जेस जब यूनिफॉर्म स्पीड में होता है तो आती है हमारी ये वाली चैप्टर जिसको हम कहते हैं करंट और इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ चार्जेस में एक्सीलरेशन नहीं होता है। ठीक है, और चार्जेस जब एक्सीलरेटेड हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये बाद में आएगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बना सकते हैं एक्सीलरेटेड। तो ये समझ में आया, वही चार्ज से शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपने पूरा पढ़ लिया है, हालांकि बहुत रेयर फॉर्मूलाज उसके यूज होंगे यहाँ पे। हाउएवर नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो चार्जेस आर इन मोशन। ठीक है, आ जाइए। बेस्ड ऑन दिस, पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रिक करंट। Just a minute, huh? I think Yes, there's some lost some connectivity to the writing pad. Yeah, so it's known as electric current. So electric current हमने क्लास 10 में पढ़ के रखा है। What is electric current? Rate of flow of charge. Rate of flow of charge, यानी एक समय में कितने चार्ज जाते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, पहले आप इसको आई पकड़ते थे, अभी ज्यादातर हम स्मॉल आईज में ज्यादा लिखेंगे फ्रॉम यहाँ से। सो आई इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसको हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब अगर आप ऐसे देखो, मान लीजिए किसी एक कंडक्टर को आपने लिया, दिस इज योर कंडक्टर, राइट, ये आपका कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में कोई भी एक आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन ले लो, ये हमारा आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन से, इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज समथिंग लाइक दिस। इस क्रॉस सेक्शन से अगर इस क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करके चला जाए तो हम कहते हैं इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। So ये क्लास 10 में हमने डिफाइन किया था, डिफाइन 1 एम्पियर। The 1 ampere is said to flow through the we say if a charge of 1 coulomb flows past the cross section of a conductor in 1 second, then a current of 1 ampere flows past the conductor, ठीक है ना, is flowing through the conductor। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर, and this is one of the 7 fundamental units of 7 fundamental units जो हमारे हैं उसकी एक यूनिट एम्पियर। मिली एम्पियर भी डील करेंगे। मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 to the power -3 एम्प्स। ठीक है, इसमें और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा कैलकुलस ओरिएंटेड बात कर लेते हैं। एवरेज करंट,
एवरेज करंट कितना होता है उसको हम कहते हैं आई एवरेज। आई एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इज ऑलवेज, अगर आप मोशन में भी पढ़े हो, एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा डेल्टा आई डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय, और वी कैन राइट इट एज डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। डेल्टा क्यू पहले कितना चल रहा था, अभी कितना चल रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज करंट, ठीक है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। देन इसका आप मतलब समझे हैं, आइए इसको यहां से समझ लेते हैं। देखो जैसे मैं आपको कहता हूं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, उस वक्त करंट कितना था। इफ यू रिमेंबर, हम लोग कैलकुलस में हमेशा ऐसे ही कहते थे कि जब भी आप कोई एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, इट्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एस जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना रहा है। डेल्टा एस का मतलब होता है S2 माइनस S1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, जो भी होगा S2 माइनस S1, और इसमें टाइम क्या लगा है T2 और T1, ठीक है। और जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हो, दैट इज ds बाई dt, और ds बाई dt क्या होता है, वही डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लेकिन अब आप एक लिमिट लगा दोगे दैट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत शॉर्ट इंटरवल में उस वक्त मतलब इस वक्त क्या था, इस वक्त क्या था, अब डेल्टा टी को जीरो कर देना है। तो इंस्टेंटेनियस करंट आई इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस हो जाएगा dq अपॉन dt, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, ये भी हमारे हो गए दो चीज। कुछ और भी चीज देख लेते हैं करंट के बारे में। ये एवरेज करंट हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। आप देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, हम डायरेक्शन देते हैं करंट को। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होता क्या है, होता है स्केलर क्वांटिटी। यहाँ बहुत गलती करते हैं लोग, सोचते हैं इसको इसको डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी ये स्केलर क्यों है। ये स्केलर इसलिए है बिकॉज बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, जैसे ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। जी सर। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। कैसे, थोड़ा एग्जांपल देके देखते हैं। देखो मान लो ऐसे करंट आ रहा है, और ऐसे एक और करंट आ रहा है किसी एक नोड पे। कहाँ पे आ रहा है, किसी एक नोड पे आ रहा है। ये हमारा नोड है, सॉरी, ये हमारा नोड है। और अब हमको कोई पूछता है कि व्हाट इज द कंबाइंड करंट दैट इज फ्लोइंग आउट ऑफ हियर, तो आप देख ही लो, आपने अभी तक रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम्स भी किए थे। अगर यहाँ से किसी को 2 एम्पियर करंट भेजो, यहाँ से 3 एम्पियर भेजो, तो ये क्या है, ये 5 एम्पियर है। दिस इज स्केलर एडिशन। इसमें किसी तरह का वेक्टर एडिशन नहीं होता है कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर में हम √2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर करेंगे और उसके बाद रिजल्टेंट को लेंगे, ऐसा नहीं है कहीं भी। ऐसे देख लो, या फिर ऐसा भी देख लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ से करंट आ रहा है, और मान लीजिए करंट इस तरफ भी फ्लो कर रहा है और करंट इस तरफ भी फ्लो कर रहा है। ये हमारा नोड है, दिस इज आवर नोड, ये नोड है। तो अब हमें मान लीजिए कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, ये 3 एम्पियर डालते हैं, ये 5 एम्पियर हो ही नहीं सकता है, पहली बात है। 1 मिनट, हाँ, तो इसको हम 5 एम्पियर कह लेते हैं। अगर ये 3 एम्पियर्स है तो ये 2 एम्पियर होगा, नॉट लाइक वेक्टर एडिशन 3 4 5, यस सर। ठीक है। तो क्या क्या चीज हमने देख लिया, जरा देख लेते हैं फट से। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का हमने डेफिनेशन देखा, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखा। ये लेवल में कोई आपको ये सब नहीं पूछेगा, डिफाइन 1 एम्पियर। So we will say 1 ampere is said to be the current flowing through a conductor if a charge of 1 coulomb flows past through its cross section in 1 second. फिर हमने देखा एवरेज करंट की क्या डेफिनेशन होती है। फिर हमने देखा इंस्टेंटेनियस करंट की क्या डेफिनेशन होती है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, अनलाइक दैट नॉर्मल कंसेप्ट यू में हैव। एसआई यूनिट इसकी होती है एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर। और कुछ हमने कर लिया है। चलो छोटा टाइप एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस टाइप में कैसे अगर आया भी तो एक छोटा प्रॉब्लम देखते हैं।
इसके बेसिस पे मान लीजिए आपको कोई कहता है चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एट अ टाइम t, ये चार्ज का फ्लो फंक्शन है, ओके, कैलकुलस जैसा है, इज गिवन बाय t स्क्वायर प्लस 4t से प्लस 5। आपको कहता है कैलकुलेट ए एवरेज करंट। देखो एवरेज करंट मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन से हैदराबाद एंड मुंबई, तो आपको हैदराबाद और मुंबई दोनों के डेटा देने पड़ेंगे। एवरेज करंट तो आपको दोनों डेटा देना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स, 0 to 4 सेकेंड्स के बीच में एवरेज करंट कितना था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप Q at 4 निकाल लीजिए पहले। Q at 4 कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 4t, 4 into 4 plus 5 कितना हुआ ये 16 plus 16 16 plus 5. यानी कितना हुआ 37, ठीक है। Yes, sir. और t कितना है, तो ये आपका ये है at 4, Q at 4, t आपका टोटल डेल्टा t निकाल लीजिए, डेल्टा t हो गया कितना आपका 4 minus 4 minus 0. 4, और डेल्टा q निकाल लीजिए। डेल्टा q निकालने के लिए सॉरी Q at 0 निकाल लीजिए पहले, Q at 0 कितना है, Q at 0 will be equal to 5, 5. ठीक है ना। आप डेल्टा Q निकाल लीजिए, डेल्टा Q is 37 minus 5 कितना हो गया 32 कूलम्स, Yes, sir. कूलम्स सेकेंड। बस अब आप आई एवरेज निकाल ही सकते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। डेल्टा Q कितना है सर 32 कूलम, डेल्टा T कितना है 4 सेकेंड्स, 4 seconds. 8 एम्पियर। ये है एवरेज, ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं कर रहे हो, ये क्लास हाँ, सर. कैसा था, डिस्प्लेसमेंट दे देता था, एस एट टी इज इक्वल टू दिस, फाइंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये वही है। एक फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकाल लो, मैथ्स में ये सिंपल है, एक फंक्शन का हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड एवरेज करंट था हमारा पहला क्वेश्चन। और इसी को एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, से पार्ट बी। पार्ट बी में हम कहते हैं कैलकुलेट instantaneous current at t equal to 3 सेकंड। इंस्टेंटेनियस करंट हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस करंट। अभी कैसे करेगी इंस्टेंटेनियस करंट, आई इंस्टेंटेनियस का डेफिनेशन क्या है, आई इंस्टेंटेनियस इज dq by dt, dq by dt. बस इसको डिफरेंशिएट करो तो हो गया 2t plus 4, है ना। Now you want to find I instantaneous at the value t equal to how much, 3 seconds. 3 seconds. Into 3 plus 4 यानी कि 6 plus 4 10 एम्पियर। तो करंट बढ़ा भी था, एवरेज 8 एम्पियर जा रहा है, लेकिन कभी कभी करंट बढ़ा भी था। ठीक है, Yes, sir. थोड़ा इसका उल्टा टाइप प्रॉब्लम देखते हैं, उल्टा टाइप, ठीक है। इस बार हम कहते हैं द करंट का फंक्शन दिया हुआ है, आई एट अ टाइम t इज गिवन बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ये करंट का फंक्शन है, ठीक है। जी. फाइंड द charge flown past the section, charge flown past the section between 0 to say 2 seconds or 3 seconds ले लो, 0 to 2 seconds. Also calculate number of electrons that flow in this time. बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। करंट का फंक्शन दिया हुआ है इस बार, फाइंड द चार्ज। कैसे करोगे, आई एट टी दिया हुआ है आपको, आई एट टी इज टी स्क्वायर प्लस 1, आपको निकालना क्या है चार्ज। तो कैसे निकालते हैं, देखो आई इज इक्वल टू टी क्यू बाई डी टी, यानी कि Yes, sir. की वैल्यू क्या हो जाएगी आई डी टी,
यानी कि इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू आ जाएगा ना, इस डी क्यू को इंटीग्रेट करने से क्यू आएगा। और कहाँ से क्या करोगे, जो तुम्हें पूछा है 0 से 3 आई डी टी, बस हो गया, आपका आंसर आ जाएगा कितना चार्ज। जैसे उसका उल्टा है, चार्ज को डिफरेंशिएट करने से करंट आ रहा है, तो अगर हम करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। Q is equal to integration of dq, and you are integrating dq from 0 to how much, 0 to, which is equal to integration of I dt from 0 to 3, which is equal to integration of 0 to 3 t square plus 1, which is equal to t cube by 3 0 to 3 plus t 0 to 3, ठीक है। और Q इज इक्वल टू, चलो करते हैं, 3 क्यूब मतलब 3393 27 बाई 3 प्लस 3, यानी कि Q की वैल्यू कितनी होगी, 3 9 27, 9 10 11 12, 12 कूलम। देखो तो ठीक है कि नहीं, 12 कूलम, ठीक है। ये पार्ट खुद से कर, ये पार्ट, ये क्लास 10 का पार्ट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो इन दिस टाइम। चार्ज दिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कर पाएगी ना? क्यों नहीं, चार्ज हो इलेक्ट्रॉन देखो ना। अरे इतना जल्दी हो, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देखो, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। दिस इज से मॉडुलस, नेगेटिव छोड़ो, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम 1 electron has to flow। अभी आ जाओ क्लास 6 में, जब नहीं कर पाए तो फॉर 1 कूलम कितना होगा, 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर 12 कूलम कितना पास करेगा, 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 into 12, बस निकाल लो, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। सेवन पॉइंट फाइव इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन, शायद देखो तो इतना ही होना चाहिए। अच्छा ये ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद आज हम थोड़ा सा देखेंगे द इलेक्ट्रॉन करंट स्टोरी, कैसे करंट आता है, कैसे करंट बनता है, राइट। आ जाओ, यहां तक क्लियर हुआ सब कुछ? यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं द इलेक्ट्रॉन करंट का एस्पेक्ट, या इलेक्ट्रॉन करंट स्टोरी जिसको हम कहते हैं, कैसे करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन करंट स्टोरी। और इस चीज को हम इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं, मतलब गैसेस के पार्टिकल की तरह ये है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। एक चीज सोचो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जैसे हम कॉमन सेंस में चलते हैं क्लास 10 में, मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो करंट पैदा होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाना है। एक चीज सोचो, कोई भी चीज, क्या कोई भी चीज में इलेक्ट्रॉन मोशन में, आप कह रहे हो सपोज फॉर एग्जांपल ये एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, ये मेटल है, क्या इसमें अभी छूने से करंट नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? तो इसका मतलब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहा है इसमें। पर जरा सोच के देखो, क्या इसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना? ये बाहर आज कितना टेम्परेचर होगा, मान लो 32 डिग्रीज, वो टेम्परेचर इस पे आ रहा है तो एनर्जी इसमें जा रहा है, विद दैट एनर्जी शुड बी सफिशिएंट इनफ फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहेगा। तो वो व्हाई इज इट नॉट गिविंग मी दैट करंट फ्लो, क्यों नहीं आ रहा है? इसी चीज को जानने के लिए आइए इस पार्ट को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर भी यूज होगा, इलेक्ट्रॉन करंट स्टोरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल रिकॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर से रिकॉल
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और देखते हैं व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, वी विल टेक अ कंडक्टर, ये हमने कंडक्टर लिया, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, राइट। दिस इज आवर कंडक्टर। हमने ये पढ़ा था E net inside a conductor is always equal to 0। सरफेस पे आपका चार्ज आ जाता है, हाँ कंडक्टर जी। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लीजिए ये चीज को समझने के लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो आप। जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जितने आपके नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस विल गो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडक्टर है, तो इसके चार्जेस सारे, नेगेटिव चार्जेस सारे किधर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आपके सारे इस साइड में आ जाएंगे, है ना, दे विल गो अगेंस्ट। और ये लोग कहाँ से मूव किए हैं, जहां से मूव किया है वहां पे पॉजिटिव वैकेंसी छोड़ छोड़ के मूव किया है, दीज आर दी पॉजिटिव चार्जेस। तो अगर आप अच्छे से देखो अंदर में क्या हो जाता है बेटा, अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है, ये अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और ये यस सर। कैसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला, ये तो हमारा ई एक्सटर्नल हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हमने अप्लाई किया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अंदर इंड्यूस हो गया है। ये इंड्यूस हो जाने के लिए हम कहते हैं ई नेट इनसाइड ए कंडक्टर इज 0 व्हेन इट इज इन एन। ठीक है, पर ऐसे केस में कैसा है, द वन ऑफ द रीजन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट दिस इज अ आइसोलेटेड कंडक्टर। इस कंडक्टर को आपने आइसोलेट करके रखा है, आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर। अब इसको रोजमर्रा की जिंदगी में ले आओ, क्या हमारे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हारे इतने पास में वायर्स में करंट वगैरह दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। तो तुम्हारे वहां पे रखा हुआ जो अपना एक वायर का टुकड़ा रख लो अपने टेबल के पास, आइसोलेटेड है, क्या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? बोलते ओवरऑल नेट इज 0। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो अलाइनमेंट हो जाएगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक बढ़ेगा बेटा? तब तक बढ़ेगा जब वो इक्वल नहीं हो जाता है। Now our question is, when does the flow of electron stop? When does the flow of electron from left side to right side or right side to left, opposite to the direction of electric field stop? When sufficient amount of induced electric field internally has been created। जब ये internal electric field मतलब एक equilibrium condition आ जाएगा और उस Then it will stop। स्टॉप हो जाएगा। हम कहेंगे कि E induced is equal to negative of E external, है ना, ये हो जाएगा E induced is नेगेटिव ऑफ E एक्सटर्नल। जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये 0 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ये 0 मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या हो गए, यहाँ पे हमारे चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, एक्यूमुलेटेड, दोनों साइड में हमारे चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंडक्टर जो है हमारा आइसोलेटेड है, राइट नाउ इट इज आइसोलेटेड। अब इसको स्टोरी को आराम से मजे में समझ लेंगे। ठीक है, ये आइसोलेटेड है। नाउ अब कैसा है कि आइसोलेटेड कंडीशन में थोड़ा और देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है कि ये तो हुआ इंड्यूस्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड में आ गए हैं और दोनों रह गए हैं। लेकिन एक चीज सोचो, जो हमने कहा था आपको, जो थर्मल एनर्जी है, या इसके लिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स स्टिल कंटिन्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स स्टिल कंटिन्यू टू मूव। ओके, इसको यहां नहीं लिखते हैं, देखो यहां लिखने से आप ऐसे लिख रहे हो, ये हमारा हो गया, दिस इज आवर रिकॉल पार्ट। इसको अलग से लिखता हूँ तो मजा नहीं आएगा। दिस इज द रिकॉल पार्ट, ये जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दिस इज आइसोलेटेड, दिस वी नो। अब फिर से आइसोलेटेड कंडक्टर को ले आओ, उसकी एक और एनालिसिस करेंगे। आइसोलेटेड कंडक्टर,
अब एक आइसोलेटेड कंडक्टर है हमारे पास, ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसा एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। अब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल आता है, क्या ऐसे आइसोलेटेड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं? तो हम कहते हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहां भी मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स स्टिल, क्योंकि आपका पहला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टिल कंटिन्यू टू मूव in the absence of E net। मान लो कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी। बाहर गर्मी है, बाहर की गर्मी आई इसके अंदर, एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ा, हीट इंग्रेस हुआ, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। सर तो थर्मल एनर्जी में मतलब कंडक्टर के अंदर तभी मूव करेगा जब बाहर हीट इज मोर देन। हाँ, एनी टाइम इट विल बी मोर ना, थोड़ा होने से भी टेम्परेचर डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। जैसे ही थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और थर्मल एनर्जी क्या होती है? इट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड हीट इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर गया। यानी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि देयर इज ए इलेक्ट्रॉन विच इज स्टिल मूविंग, ये मूव कर रहा है। और ये जो मूव करे हो, और ये कैसा मूव करेगा, इसकी मूवमेंट होगी रैंडम मोशन होगी, रैंडम मोशन। मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है, मान लो, इसकी मूवमेंट कैसी होगी, यहाँ आ रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, रैंडम मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू थर्मल मोशन। क्लियर इतना सा? जी सर। और ऐसे मोशन में जो वो मूव करता है जिस वेलोसिटी के साथ, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी जान के बड़ी हैरानी होगी आपको कि ये थर्मल वेलोसिटी कोई आसान नहीं है। ये लगभग 10⁵ के रेंज में होती है, काफी हाई स्पीड में मूव कर रहा है, क्वाइट हाई स्पीड, क्वाइट हाई, 10⁻⁻⁻, ठीक है। तो स्टोरी क्या बन रहा है? देखो, स्टोरी ये बन रहा था कि आइसोलेटेड कंडक्टर के पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो ई नेट 0 हो जाती है। ई नेट 0 हो जाने के बाद क्या होता है, एक टाइम पे जाके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट रुक जाती है। कहाँ रुक जाती है? जब ई इंड्यूस्ड हैज बिकम इक्वल टू ई एक्सटर्नल। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, इसलिए हम कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, और 0 हो जाने के बाद अपरेंटली हमें लगेगा कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। दैट वाज वन पार्ट। अभी उसी आइसोलेटेड कंडक्टर को हम कहां पे लेके आए हैं? यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ ई नेट। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अभी हमारे यहाँ पे। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और ये मूव कर रहे हैं थर्मल एनर्जी के लिए। ऐसा मूवमेंट रैंडम होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी काफी हाई होती है, इसको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, लगभग 10⁻⁵ के आसपास। तो इस कहानी को अगर सर और 10⁵ की 10⁻⁵, -5? नॉट -5, 10⁻⁵, क्वाइट हाई ना। तो इस कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, इसी कहानी को अगर आगे बढ़ाएं तो लगभग कुछ ऐसा लिखने से भी गलत नहीं होगा कि हमारे पास कैसा है। सो इट इज मेनी इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक थोड़ी है, से n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? आपको दे रहा है रैंडम मोशन। तो फ्लैश करेंगे? हाँ जी, Won't they crash into each other? हाँ, when that's what we are coming to, रैंडम मोशन दे रहा है, रैंडम मोशन दे रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, इधर इधर, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। और ये रैंडम मोशन कैसे हो रहा है बेटा? ये रैंडम मोशन हो रहा है वेरिएबल स्पीड से। हर एक की थर्मल वेलोसिटी अलग अलग होगी, वेरिएबल स्पीड के साथ हो रहा है। इन स्पीड्स को हम कह रहे हैं u1, कोई इलेक्ट्रॉन u2, कोई u3, और कोई un स्पीड से जा रहा है। समझ में आया? यस सर। अब ये सब थोड़ी मनगढ़ंत कहानी है, मानना पड़ेगा। तो ऐसा कैसा है? देखो, ये यहाँ पे जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, वेरिएबल स्पीड से जा रहा है। इन दिस इज अगेन,
please do not misunderstand me as I talk about speed versus velocity. Okay, speed versus velocity, यहाँ पे इस चीज की भी थोड़ी सी डिफरेंस है. velocity जो है वेक्टर है, speed जो है स्केलर है. अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे ये सब करने के बाद, क्या ऐसा लिखना दुरुस्त नहीं होगा कि फाइनल कंडीशन क्या है? फाइनल कंडीशन हमारा होगा जो हमारी यू एवरेज की बात कर रहा हूं अभी. हाँ, मान लीजिए यू एवरेज, या वेरिएबल स्पीड, इसको क्या कह लेते हैं, वेरिएबल स्पीड मत लिखो, इसको वेरिएबल वेलोसिटी लिख दो. वेरिएबल स्पीड मत लिखो बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी लिखो. वेरिएबल वेलोसिटी. तो यू एवरेज को हमने क्या किया, यू एवरेज को हमने 0 मान लिया. ये मान लिया है, समझ में आ रहा है? कोई इस साइड इस वेलोसिटी से आ रहा है, धक्का खा के कोई इस साइड, उस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन, ऐसा हजार मूवमेंट हो रहा है. सबको अगर कंबाइन कर दो, सब सो मेनी रैंडम मोशंस इन सो मेनी डायरेक्शंस, ओके, एंड सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर ऑल इट इज टेकन दैट द एवरेज वेलोसिटी इज 0, यू 0 है. ठीक है, ये किस कंडीशन में हो रहा है बेटा? ये उस कंडीशन में ये मान लिया गया है कि ई नेट उस वक्त 0 है, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड. इसका मतलब क्या है कि यू अगर, तो हमारा नेट करंट जो है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो, वो यू एवरेज अगर 0 है तो नेट करंट को हमने इस वक्त 0 मान लिया. लेकिन अगर आप मुझे पूछो व्हाट इज द स्पीड, देयर इज अ स्पीड, स्पीड इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power 5. लेकिन स्पीड का इसके साथ कोई मतलब नहीं है वेलोसिटी के साथ, क्योंकि स्पीड क्या हो रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है. स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. जैसे you go from here 5 meters east and you come back 5 meters west, what is your net displacement? sir 0. net distance traveled कितना है? 10 meters है. लेकिन दो आप दोनों जुड़ेंगे, ये चीज में आया. हाँ सर. ठीक है, तो यहाँ पे एक समरी ड्रॉ करने का हमारा टाइम आ गया है बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. क्या क्या देखा आपने, फटाक से एक बार सोच लो. सबसे पहले हमने रिकॉल किया कि किसी भी, सर जस्ट अ सेकंड, तो हम नेट करंट को 0 मान लेते हैं, बट वो 0 होता तो नहीं होगा ना? नहीं, नेट करंट तो है नहीं ना. सी इट्स लाइक दिस, ये आपको करंट लगा रहा है क्या? कोई करंट आ रहा है आपके बॉडी में? नहीं ना. नहीं. तो इसको 0 करने के लिए यू हैव टू हैव अ, सर कैन इट बी ऑफ अ वेरी स्मॉल, लाइक टेंडिंग टू 0 वाला अमाउंट? that also it is taken. See, you end of the day something has to start with some sort of explanation. जैसे मैं आपको कहता हूँ परफेक्ट 0, व्हाट इज परफेक्ट 0? 0 केल्विन. 0 केल्विन का मतलब क्या? यू आर 0 केल्विन. 0 केल्विन राइट नाउ तुम्हारी बॉडी अगर 0 केल्विन में है, इसका मतलब है इससे नीचे और कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है. व्हाट इज टेम्परेचर? मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी. थोड़ा तो, और हमने क्या डिफाइन किया, अगर तुम सॉलिड हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ी तो काइनेटिक एनर्जी है ही. So doesn't the two theories clash each other? Can you reach zero? Perfect 0 पे काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, नो एंट्रोपी. पॉसिबल ही नहीं है, एंट्रोपी तो थोड़ा होने से भी होगा. काइनेटिक एनर्जी, तो इसीलिए to say that a standalone conductor does not, any current does not flow through it, कोई करंट फ्लो ही नहीं करता है, उसको मान्यता देने के लिए you have to build up a concept. This is this concept being built up. स्टैंडअलोन कंडक्टर को हमने रखा. स्टैंडअलोन कंडक्टर कैसे रह सकता है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी पे रख दिया हमने. तब हमने क्या कहानी रखी? तब हमने ये कहानी रखी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. राइट, समझ में आ गया? क्योंकि इसको जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ये इसके अंदर ये इंड्यूस बना लेता है. कितना जोर का बनाएगा? जितना एक्सटर्नल का है. जैसे इक्वल हो गया, अब और कोई इलेक्ट्रॉन आर पार नहीं हो रहा है, और ये फटाक से हो जाता है. दूसरा क्या कंडीशन होता है? सर इसको ले जाके ना कहीं ऐसे जगह ले जाओ जहां आइसोलेटेड है, रख दिया आइसोलेशन में. आइसोलेशन में रखने के बाद हमने क्या कहानी दी? यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चेक करो कि क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. सर मूव तो कर रहा है. क्यों? थर्मल एनर्जी के लिए मूव कर रहा है. कैसी स्पीड है? बहुत ज्यादा स्पीड है. अब कैसे इलेक्ट्रॉनों को, करंट को 0 करें? वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाओ. हमने इसमें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डाला कि अगर आपकी स्पीड है लेकिन आपका मोशन कैसा है? रैंडम है, और एक नहीं बहुत सारे हैं, बहुत सारे मोशन है. अल्टीमेटली व्हाट वी आर सीइंग, वी आर फाइंडिंग दैट इट इज द रैंडम मोशन में आपका क्या हो रहा है? आपको स्टिल दिख रहा है. आप एक एक्वेरियम में बहुत मछलियां डाल दो, छोटी 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 छोटी, सारे मछली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, आपको सारी मछलियां स्टिल दिखेंगी. इट इज लाइक दैट. So all the electrons का average velocity जो है 0 है. I am not saying speed is 0, average velocity 0, net current 0. तो यहाँ पे हम एक समरी ड्रॉ कर रहे हैं. समरी तो ये है कि आइसोलेटेड कंडक्टर में ये सब ट्रू और फॉल्स आ जाता है. इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, आर इन
रैंडम मोशन। ये मत समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं है, जी बिल्कुल है, आर इन रैंडम मोशन। इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। नंबर 3, नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है उस वक्त? वो भी 0 फ्लो कर रहा है। और ये सारे कंडीशन कब हो रहा है? अंडर नो एक्सटर्नल ई, आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, ये आइसोलेटेड कंडक्टर की स्टडी हो गई। आइसोलेटेड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आइसोलेटेड कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की हमने यहाँ पे भी कर ली है स्टडी। ठीक है, यस अब सर। थर्ड एक और सिनारियो हो सकता है, कंडक्टर के थ्रू पे करंट पास कर दो। यही तीन ही तो सिनारियो हो सकते हैं। उससे थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनारियो, कंडक्टर में करंट पास करो। ओके या यही तो तीन हो सकते हैं, कंडक्टर करंट वाले के पास है, कंडक्टर आइसोलेटेड है, कंडक्टर। अब थर्ड सिनारियो पे जाएंगे। ठीक है, थर्ड सिनारियो जाने से पहले से हमारा अभी क्या क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल मेंटेन अ PD across the ends of a conductor। अब हम एक PD मेंटेन करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। ये आ गया क्लास 10 वाली बात जैसे। हो क्या रहा है इसमें? इसमें हमारी कहानी कुछ ऐसी है, ये है हमारा कंडक्टर। इसमें अगर आप PD मेंटेन करना चाहते हो, आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक, कनेक्टिंग वायर्स की, कनेक्टिंग वायर्स की किसके साथ? सर, PD मेंटेन करने के लिए हमें एक EMF सोर्स की जरूरत होती है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करेगा, और ये बेसिकली होता है हमारा बैटरी या हमारा सेल। ठीक है, आ जाइए। तो इसको सर्किट डायग्राम की तरह नहीं दिखा रहा हूं, जानबूझ के इसको ऐसे दिखा रहा हूं आपको। आई एम नॉट शोइंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किट डायग्राम, बट आई विल शो यू इन दिस फॉर्म। ये हमने एक बैटरी लिया और हमने क्या किया, इसके एंड्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्लस पॉइंट है, ये हमारा माइनस पॉइंट। प्लस वाला कैसा होता है? प्लस वाला सर हायर पोटेंशियल होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल, ये प्लस साइड है। और ये क्या हो गया? ये लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना, ये नेगेटिव है। अभी तक आपने क्लास 10 में क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक करंट कैसा फ्लो करता है बेटा? इस साइड से फ्लो करता है, प्लस से फ्लो करके फिर माइनस से वापस आती है। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो फ्लो हो रहा है ये है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है वो निगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव साइड से रिपेल हो जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स किस साइड फ्लो करेंगे? इस साइड फ्लो करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। अब ये कहानी को समझते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन करंट। अच्छा, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करता है बेटा, बैटरी क्या मेंटेन करता है? ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज द वर्क डन। ईएमएफ का मतलब क्या है, एक बार समझ लो। ये ईएमएफ क्या है? ईएमएफ का मतलब होता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज, अ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट द सर्किट। ये थ्रू आउट द सर्किट का मतलब क्या है? थ्रू आउट द सर्किट का मतलब है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। इंटरनल कहाँ? सेल का, सेल का इंटरनल। देखो, ये मान लो आपकी एक चार्ज है Q। ठीक है, ये जस्ट Q के माध्यम से दिखा रहा हूँ। Q चार्ज कैसा मूव करना पड़ेगा? EMF क्या करती है? EMF Q चार्ज को यहां से मूव करा के, 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 मूव करा के सेल के आर पार भी मूव कराएगा। दिस इज द वर्क डन। तो बैटरी एक ओके। पंप की तरह है। ठीक है ना, सर। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। और इसके साथ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सर PD क्या है? PD इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज थ्रू अ एक्सटर्नल सर्किट ओनली।
एक्सटर्नल सर्किट मतलब पीडी कहाँ तक कहाँ काम करेगा, पीडी को क्या कलर से दिखाऊं, क्या कलर से दिखाऊं, क्या कलर, पीडी के लिए सब कंफ्यूज हो जाओगे, ब्राउन कलर लेते हैं, ये पीडी है। पीडी का काम है, ये देखो पीडी का काम है चार्ज यहाँ 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 पे मूव कर रहा है सिर्फ, ये इंटरनल वाला नहीं है। तो अगर आप ईएमएफ को कभी भी देखो, जैसे ये बाद में आएगा फिर से, ईएमएफ को हम बोलेंगे W ओवर Q, और पीडी को क्या बोलेंगे, पीडी को बोलेंगे कितना, स्मॉल w ओवर Q, ठीक है ना। तो इसका मतलब ईएमएफ कैसा है, ईएमएफ बड़ा है, ईएमएफ हमेशा बड़ा होता है बेटा, क्योंकि ईएमएफ दो काम करता है, ईएमएफ चार्ज को सर्किट के बाहर भी घुमा रहा है प्लस अंदर भी। इट इज लाइक योर मॉम टेलिंग यू टू गो टू रत्नदीप एंड ब्रिंग समथिंग, शी इज ओनली ऑब्जर्विंग व्हाट यू ब्रॉट, but if we observe, you did two jobs, you not only went but you also defeated your internal ego which was opposing you to go, मैं क्यों जाऊं अभी। तो आपने ईएमएफ का काम किया, आप वो सामान भी लाए अंदर के, अपने स्टबर्ननेस को भी डिफीट किया। आपकी मम्मी क्या ऑब्जर्व कर रही है, सिर्फ सामान का लाना, सो शी इज ऑब्जर्विंग द पीडी, यू आर एक्चुअली वर्किंग विद द ईएमएफ। तो इसका मतलब है अंदर एक पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस जो है उससे एक पोटेंशियल ड्रॉप पैदा होगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, वो है द स्मॉल वर्क डन, इसको W स्मॉल w कह लेते हैं, इसको W डैश कह देते हैं, स्मॉल वर्क डन टू मूव द चार्ज इनसाइड, ये इनसाइड में जो आप मूव कर रहे हो सेल के। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल हम कहेंगे द बिग वर्क डन W शुड बी इक्वल टू द W डैश, ये एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, प्लस द W स्मॉल दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग, है ना। ये कॉन्सेप्ट सेल जब पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। Sir, I'm a bit confused. Okay, I'll tell you once again. First of all, I understood EMF and PD, but P have you drop understood से. EMF? Have you understood EMF? Yes, sir. That is the work done to move the charge in the entire circuit, external plus internal. हाँ sir. Have you understood PD? PD is only in the external part of it. External. Yes, sir. तो अल्टीमेटली चार्ज को घूम के, ये देखो इस चीज को थोड़ा बड़ा करके बताऊं तो समझेगा तुम्हें, ऐसा ऐसा ये सेल है, चार्ज आते 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 आते, अब हम ये पार्ट की बात करें, चार्ज को यहाँ भी तो मूव करना होगा। Yes, sir. ये है तुम्हारे अंदर का जिद, मैं नहीं जाऊंगा, इसको भी तो डिफीट करना है। Yes, sir. ईएमएफ क्या करती है बेटा, ये पार्ट को भी टेक केयर करती है और बाहर का रत्नदीप परचेज भी टेक केयर कर रही है। तो क्या तो क्या वो वर्क ज्यादा नहीं होगा, वो वर्क ज्यादा। तो वो वर्क अगर ज्यादा है, सॉरी हाँ एक मिनट, अगर वो वर्क ज्यादा है तो क्या मैं उसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि दैट एक्सटर्नल पूरा वर्क जो है, वर्क डन, दिस इज एंटायर सर्किट है, एंटायर सर्किट, दिस इज एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज इनसाइड सेल। Okay. तीन वर्क जोड़ने से ये वर्क होना पड़ेगा ना, ये दोनों वर्क को। हाँ सर। तो इन सबको Q नॉट से डिवाइड कर दो ना, Q से डिवाइड कर दो जिस चार्ज को, ये पूरा अलग कहानी हो रहा है, ठीक है। दिस इक्वल टू W डैश बाई Q प्लस स्मॉल w by Q। So the value of Q throughout will be okay. Q थ्रू वही तो चार्ज है ना। हाँ, of course. हम अभी कहते हैं EMF इज इक्वल टू PD प्लस P ड्रॉप। Yes sir. P ड्रॉप हो गया, और ये पूरा चीज एक ही सर्किट में चल रहा है। तो आपका करंट, ये सब क्लास 9-10 के बेसिक्स है। करंट जो है, करंट आपका कांस्टेंट ही है। क्या करंट फ्लो करता है सर, आई करंट फ्लो कर रहा है। ये पोर्शन में एक लाइन ले लेता हूं यहाँ पे, ये बेसिकली हम दोबारा फिर से देखेंगे। ईएमएफ और पीडी का जो कहानी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये थोड़ा सा क्लास 10 बेसिक ही हम देख रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसको लेकिन रिविजिट करेंगे। हाँ, दिस इज बेस्ड ऑन क्लास 10 का नॉलेज है, प्लस सेल का नॉलेज इसमें आ रहा है, सेल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। So EMF is equal to PD plus potential drop। समझ में आया? जी सर। अब इस पोटेंशियल ड्रॉप को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। P ड्रॉप क्या है? P ड्रॉप, तो हम अगर कहेंगे अगर सर्किट करंट I है तो सेल के अंदर, सी आई एम जस्ट शोइंग दिस पार्ट, देखो जस्ट इतना सा पार्ट के अंदर स्टडी हो रहा है। कितना सा पार्ट? ये पार्ट के अंदर स्टडी हो रहा है मेरा। यहाँ भी तो I दौड़ रहा है ना, ठीक है ना।
तो ये I क्या हो जाता है, ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू V बाई आई इज इक्वल टू R। यस सर। सो यहाँ पे जो P ड्रॉप है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P ड्रॉप को हम I इंटू एक स्मॉल r ले आते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी दिस। यस ये सर। जो स्मॉल r हमने लिखा ना, ये बेसिकली है तुम्हारे अंदर की जिद। दिस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हर सेल की एक इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगी, बता रहा हूं अभी, internal resistance of a cell. So is the value of this like very small or is This it will be very small. Just let's very small? make one diagram. It will become Sir, clear. by very small, like how small? छोटा है, हम मेजर ही नहीं कर सकते, बता रहा हूँ। Okay. लेकिन वो बताएंगे आपको कैसा है, इसकी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। अब ये है बाजार से खरीदा हुआ मेरा एक सेल, ड्यूरासेल जैसा सेल है, ठीक है, ये मेरा बाजार से खरीदा हुआ सेल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने रखा है, ये हमारा चार्ज है Q। Q यहाँ तक प्रवेश कर चुका है, ठीक है। अब Q को यहाँ पे आके Q को फिर बाहर निकलना है, ठीक है। अब देखो, अब जो ये इतना सा एरिया है, देखो संजीवनी, ये जो इतना सा एरिया है, ये भी तो एक रेजिस्टेंस पैदा करेगा ना Q को जाने के लिए। हाँ सर। यही है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये ईएमएफ अगर 5 रोटी बनाता है, ये बैटरी की ईएमएफ कितनी है, ये बैटरी की एक ईएमएफ है, ये अगर 5 रोटी बनाता है, आगे हम कहते हैं जाओ ये 5 रोटी भूखे को खिला के आओ, ये पहले 2 रोटी खुद खाएगा, जो कि इसका पी ड्रॉप है, क्योंकि इसके अंदर भी तो चार्ज को मूव करना है, प्लस ये आपको पीडी देगा सर्किट के लिए। तो इस सेल को ऐसे नहीं समझ के, ये सेल ऐसा है, देखो अगर मैं इसको साइंस के फिजिक्स की तरह ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ करना ठीक रहेगा शायद, देखो तो ऐसे सेल तो सर आपका ऐसा नहीं है, यानी कि आपका सेल कुछ इस तरह का है। कैसा है आपका सेल, हमारा सेल बेसिकली है कुछ ऐसा ऐसा, और अंदर में इसका एक पैदाइशी जिद भी है। ये जो है ना, ये ईएमएफ पैदा कर रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और फिर आप इसको जब कनेक्ट करोगे, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं कोई एक लोड के साथ, एक्सटर्नल लोड के साथ, है ना, ये लोड है, दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट। अब इस एक्सटर्नल सर्किट में अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं, मैं क्रॉस द लोड, ये हमारा लोड है, ये एक्सटर्नल सर्किट आर है, तो ये वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, ये पीडी रीड करेगा, ठीक है ना। जी समझ सर। में आया। हाँ सर। तो अगर हम ईएमएफ की भाषा में देखें, ईएमएफ क्या होती है बेटा, ईएमएफ इज इक्वल टू, ये हमारा वी विल से, अगर हम इसे करंट की भाषा में देखें, सो V बाई आई इज इक्वल टू R। तो ईएमएफ is equal to the current running into the total resistance of the circuit. R is the external load and small r is the internal resistance. This is EMF. What is the voltage in the circuit? इसको हम क्या कहेंगे, PD कहेंगे। PD is I into R, only the external resistance. And what is, sir, the small V drop? V drop will be equal to I into small r. बस हो गया। अब आप तीनों को जोड़ दो, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। यस सर। इसीलिए कभी कभी ईएमएफ को क्या डिफाइन करते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ में बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू पीडी अक्रॉस द टर्मिनल्स। फिर आप पीडी कह रहे हो, पीडी अक्रॉस द टर्मिनल्स अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन। इसकी डेफिनेशन की मीनिंग भी समझो, अंडर नो लोड का मतलब क्या है। जब आप लोड दोगे, समझो पहले आप ईएमएफ मेजर कर रहे हो, आपका एक्चुअल काम करने का क्या है, आपका एक्चुअल काम करने के लिए हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल आप कितना काम करते हो। सर कोई डिवाइस है, जैसे मान लो मेरे पास एक बैटरी है, सपोज ये मान लो ये बैटरी है, ये बैटरी स्टैंप मार के आता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे इसकी ईएमएफ मेजर करनी है, मुझे कोई तो डिवाइस लगाना पड़ेगा ना। हाँ सर। डिवाइस लगाओगे, दैट इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। Oh yeah.
हाँ, सो ये मनगढ़ंत बात है। नाउ अभी अभी जो आप पीडी आपका मन मेजर कर रहा है, दैट इज ईएमएफ, पीडी अक्रॉस द टर्मिनल्स व्हेन नो लोड। अच्छा सर, लोड लगा देने से क्या होगा? लोड लगाने से ही इसको मेजर करने के लिए आपको एक करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, तभी तो आप मेजर कर पाओगे, और वो करंट इंटरनल रेजिस्टेंस को बीट करके आएगा। मतलब इसकी जो औकात है, इससे आपको कम ही चीज मेजरमेंट में मिलेगा, तो आपको पीडी मेजरमेंट में मिलेगा, आपको ईएमएफ नहीं मिलेगा। EMF is Okay. EMF is always the PD across the terminal under no load। अब आप मुझे पूछोगे देन कैन वी मेजर इट? कैसे मेजर करोगे? जो भी चीज लगाओगे वो खुद ही तो एक लोड है। हाँ और सर। तो अगर मैं अभी वोल्ट मीटर लगा दूं इसमें, मुझे मैं बाजार से नया सेल लेके आया। नाउ योर क्वेश्चन शुड बी, सर नए सेल में मल्टीमीटर लगाओगे तो कितना रीड करेगा? 1.5 रीड करेगा, क्योंकि ग्राहक को भी तो संतुष्टि देनी है। 1.5 रीड करेगा। हाँ आपने सर। क्या मेजर किया सर? पीडी मेजर किया। तो ईएमएफ जरूर 1.5 से ज्यादा है, जो हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि आपके जो गाड़ी की बैटरियां हो गई, या आपकी कोई भी रिचार्जेबल बैटरी, कितना है आपका बैटरी का वोल्टेज? सर 12 वोल्ट है मेरे बैटरी का वोल्टेज। आप ये 12 वोल्ट बैटरी का मतलब है ऐसा बैटरी, देखो ये आपका बैटरी है ना, ये बैटरी को इधर प्लस है और इधर मान लो माइनस है। इसके अगेंस्ट में मैंने क्या किया? एक बल्ब को कनेक्ट किया। ये मेरा, ये मुझे कितना आउट देगा बेटा? ये मुझे 12 वोल्ट आउट देगा, ठीक है। अब जब आप इसको यूज नहीं करते हो गाड़ी या यूपीएस में, ये क्या करेगा? ये चार्ज होगा। चार्ज होने के टाइम क्या करेंगे हम? इसके अंदर में करंट पास करेंगे, है ना। Yes sir. Current you will always, that voltage you will always see is 12 volt into 1.10, यानी कि 13.8 वोल्ट से हम इसे चार्ज करते हैं। Okay. क्योंकि अगर 12 वोल्ट पैदा करना है, कुछ तो ब्राइब देना है ना, उसका इंटरनल के अंदर ठूसना है। तो ठूसते वक्त ये जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पाथ, अब आप ठूस रहे हो इसके अंदर, ये चार्ज को इस पाथ को पार करके आना है ना। तो 12 का 12 देने से थोड़ी अंदर जाएगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा देते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का। ये दोबारा टाइम पे और नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे हो गया। सो व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज द PD across the terminals of a cell under no load condition. And what is PD? PD is the PD आप कहीं भी मेजर कर सकते हो। आपने अभी PD इस लोड पे मेजर किया, आप किसी और लोड पे मेजर कर लो PD को, बात एक ही होती है। ठीक है, तो PD कैन बी मेजर्ड एनीवेयर एंड PD हमेशा कम। बस इतना याद रखना है कि हमारा EMF जो होता है, EMF it takes care of the PD, this is the PD, as well as takes care of the voltage drop। आप जो यूज करते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, ये यूज करते हो। और जब हम चार्जिंग करते हैं तो हमें इतना अंदर घुसाना पड़ेगा, इसीलिए आप यूज करते हो 12 वोल्ट, हम चार्ज करते हैं आपको 13.8 वोल्ट से। अब आपको शायद वी ड्रॉप पता चल गया। हाउ मच इज द वी ड्रॉप? 1.8 वोल्ट का ड्रॉप है। अब अगर इसकी चार्जिंग में, मान लो ये चार्जिंग हो रहा है 1 एम्पियर करंट से चार्ज करते हैं, 1 से ज्यादा पे चार्ज नहीं करते हैं, ये बैटरियां फटती है। आपका मोबाइल भी हम जब चार्ज करते हैं, जैसे थंब रूल, ठीक है, जितना करंट है उसको 3 से डिवाइड करके मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे आप कहते हैं ना मेरा 56 mAh का बैटरी है मोबाइल में, उसको 3 से डिवाइड करके उतना करंट से हम चार्ज करते हैं। उससे ज्यादा करंट मतलब कैसा है? एक भूखे बच्चे को खाना खिला रहे हैं, क्यों चार्ज हो रहा है बैटरी? क्योंकि बैटरी भूखा है, बैटरी चार्ज हो रहा है। तो एक भूखे बच्चे को भूखा है, बहुत रोटी खाएगा, वो 8 घंटा चार्ज होगा, पर एक रोटी एट ए टाइम ही खाएगा ना, तो मुंह में थोड़ी ठूसते रहोगे, उसके मर ना जाएगा। बैटरी एक्सप्लोड करता है इसीलिए। तो बैटरी जब आप चार्ज करते हो, द चार्जिंग करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द चार्जिंग करंट इज नॉट कंट्रोल्ड, ब्लास्ट हो जाएगा आपके ये लिथियम सेल्स। यही कारण है ये चार्जर्स को, लिथियम सेल्स आर वेरी डेंजरस, दे आर वेरी गुड। वो बहुत देर से आपके बैटरी में, मोबाइल में लिथियम सेल है, आपके स्पीकर में लिथियम सेल है, सब लिथियम सेल्स। लिथियम आयन सेल की एक बड़ी खासियत है, इसकी लाइफ लॉन्ग है, पर ये बड़ा डेलिकेट है। दैट्स वाई एयरलाइन इंडस्ट्री में आपको रजिस्टर्ड बैगेज में कैरी करने नहीं देता है पावर बैंक। पावर बैंक में सब लिथियम सेल्स है। और लोग क्या करते हैं, सस्ते सस्ते, आप कहते हो ना रात को उसका मोबाइल फट गया, that is because the charging current circuit is not good. The charging circuit should limit the current and cut off the current. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 एम्पियर।
इसके लिए जैसे हम लोग, मैं काम करता हूँ, आई हैव गॉट दिस स्मॉल, ये छोटा सा मैं कैरी करता हूँ, दिस विल ऑलवेज गिव मी, जब चार्ज हो रहा है जस्ट उस वायर में ये इसको ऐसे लगा देते हैं और ये मुझे रीडिंग दे देता है कितने में चार्ज हो रहा है, चार्जिंग करंट 1 एम्पियर। तो अभी आप इसका ड्रॉप निकाल सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। अब आप जानते हो आई शुड बी इक्वल टू आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस आर शुड बी इक्वल टू वी ड्रॉप, और वी ड्रॉप आपको पता है कितना 1.8 वोल्ट, आई कितना है 1 एम्पियर, तो ये आपको पता चलेगा ये कितना होगा 1.8 वोल्ट होना पड़ेगा। दिस इज ड्रॉप, कॉन्सेप्ट समझ में जी आया? सर, हाँ सर। तो अभी हमारी कहानी क्या उसमें जाएगी, अब ये पूरा चीज कहानी को यहाँ से तो ये ईएमएफ पे बहुत टाइम बिता दिया। सो अब हम इस कहानी को, ये मेंटेन अ पीडी अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, इतना क्लियर हो गया थोड़ा। यस सर। एक्चुअली अभी देने से एक चीज करा के आपको छोड़ देते हैं, छोटा सा एक चीज करा के छोड़ देते हैं, ओके सर। then it will be clear to you। तो अभी coming in back to our study of electrostatics, तो हमने क्या देखा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। सर किस पे कनेक्ट कर दिया है, एक ईएमएफ के सोर्स पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। वी आर बैक टू आवर स्टोरी, राइट। यस सर। नाउ देखो तो क्या कंडक्टर पहले जैसा ही है, सर कंडक्टर तो बिल्कुल पहले जैसा है। नया चीज क्या आ गया, सर कनेक्टिंग वायर्स आ गए हैं, कनेक्टिंग वायर्स आ गए हैं, ठीक है ना। और कनेक्टिंग वायर्स आने के बाद, और ये क्या है, ये एक ईएमएफ सोर्स है, ठीक है। ठीक है, अब कनेक्टिंग वायर्स, अब इसको, अब मान लो कुछ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आसपास में, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड देयर, ओके। नाउ व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इसको, इस कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रिक बैटरी के दे दिया है, और बैटरी देते ही क्या हो गया है, अब देखो ये क्या है हमारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जाहिर सी बात है पॉजिटिव टर्मिनल पे अभी आके क्या हो जाएगा, सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ एक्युमुलेट हो जाएंगे। डू यू एग्री? यस सर। प्लस टर्मिनल है ना, और अगर ये लोग आ रहे हैं वहां से तो यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इतना क्लियर हुआ, हमने अभी ईएमएफ दिया, लेकिन आपने कनेक्टिंग वायर लगा दिया है, आपने एक यही आपने गड़बड़ कर दिया है, कनेक्टिंग वायर। देखो तो इस कनेक्टिंग वायर के लगते ही क्या हो जाएगा, तुम्हें लगता है ये चार्जेस, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने बोला चार्जेस गेट एक्यूमुलेटेड, ठीक है। लेकिन कनेक्टिंग वायर लगाने के बाद क्या तुम एग्री नहीं करोगे कि ये चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाएगा? क्यों स्टॉप होगा मुझे बता पाओगे? वो कंडक्टर के एंड पे और चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं रहेगा, क्यों स्टॉप हो जाएगा? अरे चार्ज को रास्ता मिल गया है भाई आने का, आना शुरू कर रहा है, वो फ्लो करना शुरू कर रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। चार्ज को रास्ता मिल गया है आने का, चार्ज आना शुरू कर दिया है। आते आते कहाँ पे आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ आ जाएगा चार्ज। और ये ईएमएफ क्या करता है, ये ईएमएफ जो है, ये बैटरी है, इसे हम एक और लैंग्वेज में बोलेंगे, इसको हम पंप बोलेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉन का पंप बोलते हैं। दिस इज नोन एज ये बैटरी कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बैटरी के पास, बैटरी कोई ये नहीं है, कोई परी नहीं है जो आपको इलेक्ट्रॉन देगा, वो सिर्फ पंप कर देता है। इलेक्ट्रॉन पंप हो गया, यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अभी? यस सर। वो डायरेक्शन लेकिन ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन का, जो आप क्लास 10 में पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन करंट का। तो अगर हम कनेक्टिंग वायर को लाएंगे तो क्या होगा, चार्जेस एक्यूमुलेशन स्टॉप, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, चार्जेस फ्लो, ये चार्ज फ्लो करना चाहता है। हाँ सर। और जैसे जैसे ये चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ पे क्या बनने वाला था, यहाँ पे देखो तो ऐसा एक ई इंड्यूस बनने वाला था, यस सर। है ना। बट इस ई इंड्यूस की चीज क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। अरे ये ई इंड्यूस ही तो एक ऐसा चीज है, जैसे ही ये पैदा हो जाता था वो रोक देता था सब चीज को, हाँ चार्ज। सर। अब कहानी मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो हाँ चार्ज सर। फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते करते क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। तुम्हारे अंदर का जिद जो है उसको दबा दिया गया है। अब सिर्फ वहां पे क्या हो जाएगा, अब हम कहेंगे जो ई नेट
इनसाइड कंडक्टर, क्या बोलोगे इसके बारे में, बोलो। E net inside conductor, when you have connected it to an EMF, is it equal to 0? No, it is not equal to It's 0. not equal to 0. अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है कंडक्टर के अंदर, इज नॉट इलेक्ट्रिक इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, sir. अब ये स्टोरी समझ में आया। हमने एक हाँ कनेक्टिंग सर। वायर लिया, कनेक्टिंग वायर के साथ साथ हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे एक और वर्ड लिख दो, एक ईएमएफ सोर्स भी लिया, ईएमएफ सोर्स लिया और एक कनेक्टिंग वायर लिया। कनेक्ट कर देने के बाद जो हमारी वायर्स चार्जेस है वो फ्लो करनी पास शुरू कर देती है, और फ्लो करते ही हमारी ई नेट अभी 0 हो गई। अब एक बात लिखते हैं, जस्ट वन मिनट मोर। नाउ कंसीडर इसको इसी में रखते हैं। नाउ कंसीडर वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को कोई एक नाम ले लो, मोनू इलेक्ट्रॉन का नाम है, इनसाइड द कंडक्टर। उसकी हाल देखेंगे, इनसाइड द कंडक्टर। एक इलेक्ट्रॉन को देख लो इनसाइड द कंडक्टर, वेयर ई नेट नाउ एग्जिस्ट। ठीक है ना, अब कंडक्टर के अंदर ई नेट है और एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन है हमारा मोनू, ये हमारा वो इलेक्ट्रॉन, दैट वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंसीडर वन इलेक्ट्रॉन, और इसको यहाँ से मान लो ऐसे दिखा देते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कंसीडर वन, ये है हमारा वन इलेक्ट्रॉन मोनू, इसको कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर वन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर वेयर ई नाउ एग्जिस्ट। अब इसकी हाल क्या है, इसकी हाल कैसी होगी, ये क्या होगा, इट गेट्स पुल्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ऑब्जर्व द वर्ड पुल। जैसे ही आप इसको पुल बोलोगे, इसका मतलब क्या है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इसको फोर्स आ गया है, नहीं तो ये पुल नहीं होता। और ये फोर्स हमने पढ़ा था, एफ क्या होता है, क्यू ई होता है, एफ होता है क्यू ई। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव का डायरेक्शन लेंगे, एफ इज क्यू ई वेक्टर में देखेंगे, नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या ये आपको समझ में आया? हाँ सर। ये चीज समझ में आया ना। जैसे ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद करो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो तरह के चार्ज रख सकते हैं, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू। प्लस क्यू कैसा होगा, प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में ये जाएगा तो यहाँ पे होगा, ये क्यू ई फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। माइनस क्यू को कैसा जाएगा, इस साइड जाएगा, ये माइनस क्यू ई है इसके डायरेक्शन पे। ये यही वो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन को वो फोर्स कितना मिल रहा है बेटा, एफ इज इक्वल टू ई, अगर हम ये भाषा में देखें। ठीक है, और एफ की और एक भाषा क्या है, एफ इज इक्वल टू, क्लास 9 में चलते हैं, मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो माइनस ई है, क्या हम इसे इलेक्ट्रॉन के मास के साथ उसकी एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना आया, माइनस ई बाई एम वेक्टर फॉर्म में। और अगर हम इसे जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई बाई एम, और हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ई बाई एम। इतना समझ में आया कि नहीं, खाली बोल दो। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि इफ इलेक्ट्रॉन has an acceleration, then it is an accelerated motion। ये तो accelerated motion हो गया बेटा। फिर आप इसको सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्यों पढ़ रहे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेटेड मोशन होता ही नहीं है। यहां स्टॉप करेंगे इस क्वेश्चन मार्क के साथ। जरा लास्ट पार्ट एक बार फिर देख लो, लास्ट पार्ट तो याद रहेगा। ईएमएफ सोर्स को कनेक्ट किया, सोर्स को कनेक्ट करते ही फिर से चार्जेस अलाइन हो जाते हैं, चार्जेस अलाइन होते ही इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। अब इंड्यूस ईएमएफ के साथ साथ जैसे चार्ज अलाइन हुआ, ईएमएफ को कैसा कनेक्ट किया, वायर से। चार्ज अलाइन होते ही चार्ज नीचे चलाना शुरू हो गया, चार्ज नीचे जाना, तो इंड्यूस ईएमएफ अभी पैदा ही नहीं हो पाता है। एंड ईएमएफ क्या कर रहा है, ये पंप की तरह कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तू जा तू आ, तू जा तू आ, जा रहा है आ रहा है। तो ऐसे रिजल्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि
इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होता, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। ये कहानी हुई हमारी। नाउ इट इज, सो फर्स्ट यू सॉ isolated conductor in an electric field. Sorry, then you saw isolated conductor in the absence of electric field. Now you are seeing a conductor connected with an EMF source. Now an electric field gets generated. Since you understood that, okay, there is a net electric field, now you start thinking the misery of the story of an electron. और आप एक इलेक्ट्रॉन को देखते हो तो वो पुल हो जाता है कहाँ, पॉजिटिव साइड में, और अगर वो पॉजिटिव साइड में पुल हो रहा है इसका मतलब वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू ई QE होता है जो, एंड द फोर्स शुड आल्सो बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों को इक्वेट किया तो एक एक्सेलरेशन आ गया हमें। दैट मींस इलेक्ट्रॉन हैज एन एक्सेलरेशन, देन इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन का केस। आगे हमको अगर इसके एक्सेलरेशन को जीरो करके करंट, अब आगे का स्टोरी क्या होगा कि हमको तो करंट लाना है, करंट के लिए क्या है, स्टेडी स्पीड होना चाहिए, मतलब इस एक्सेलरेशन को भी जीरो करना है हमें। जैसे आपने वेलोसिटीज को, थर्मल वेलोसिटीज को कैसे हमने जीरो किया था, हमने बोला था बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे रैंडम मोशन, वो थर्मल वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला जो वेलोसिटी है ना, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, दिस इज नॉट थर्मल वेलोसिटी, this velocity is due to the electric field. Yes, sir. This is not thermal velocity, mind you. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक्सीलरेटर, इसको भी जीरो करना पड़ेगा, किसी भी तरह नलिफाई करना पड़ेगा, वरना हम क्या बोलेंगे, वरना हम ये बोल ही नहीं सकते। तो where are we heading to, संजीवनी? We are heading to class 10 definition, flow of charge। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फ्लो कराना है, एक्सीलरेशन जीरो करना है, पर एक्सीलरेशन पैदा हो गया यहाँ पे। अगला कहानी पे इस एक्सीलरेशन को करेंगे जीरो, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और फ्लो के टाइम पे हम बोलते हैं यू ड्रिफ्टेड अवे इन दैट रिवर, मतलब बह गए, बहने का स्पीड कैलकुलेट करेंगे, यही आपके सिलेबस में है। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट मीन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग विद अ स्टेडी वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन। But right now, in order to accept that we are finding acceleration, we have to kill this acceleration first. Okay. अगले क्लास में यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है? Yes, sir. चलिए।